नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 को कवर करने जा रहे हैं, स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा। आपको शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखना है। आइए समझते हैं ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आखिर हैं क्या। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने पहले कभी सुना है? जी हाँ, आपने ये लाइन हर कहीं सुना होगा जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात की है। और ये लाइन में ही छुपा हुआ है एक वर्ड जो है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। और आज हम वही समझने वाले हैं कि ये स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आखिर हैं क्या। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है जो कि सभी इन्वेस्टर्स को पता होना जरूरी है। अगर मैं इनका नाम बताऊं तो ये डॉक्यूमेंट्स के नाम है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अगर अभी आपको याद नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स को हम आगे कवर करने जा रहे हैं। अब जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टर जो कि इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हो उसको पूरा इसमें पढ़कर समझ में आ जाए। क्योंकि एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर होता है वो कोई अलग सा एक्सपर्ट नहीं होता, लीगल का उसके पास कोई डिग्री नहीं होता लॉ का, कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को समझ पाए। इसलिए सेबी की गाइडलाइन है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाए ताकि कोई भी इन्वेस्टर जो है उसे पढ़कर समझ सके। 2 टाइप के डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो है सेम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी जिसे कहते हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। दूसरा जो मैंने बताया वो है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि वो जो स्कीम जिसने चालू की है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो एएमसी है जो कि ये स्कीम ऑफर कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। हालांकि ये दोनों ही अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स है। एसआईडी जो कि आपको खाली स्कीम के बारे में बताता है, एसएआई जो कि आपको कौन ये स्कीम ऑफर कर रहा है उसके बारे में बताता है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी या एएमसी तैयार करती है सभी सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करके, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए। एसआईटी डॉक्यूमेंट में पहले क्या मेंशन होना चाहिए, फिर बाद में क्या मेंशन होना चाहिए, ये सब चीज़ों का एक फॉर्मेट होता है जिसे अभी एएमसीज को फॉलो करना पड़ता है। और जब ये इसको पूरी तरह से तैयार कर देती है तो ये सेबी को सबमिट करती है। अब सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये सभी चीज़ों को पढ़ती है, समझती है कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो है पूरी तरह से लिखा हुआ है वो सही है या अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसके लिए वो ऑब्जर्वेशंस देती है इस डॉक्यूमेंट में। अक्सर आपको एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या सेबी एक डॉक्यूमेंट है, ये जो स्कीम है उसको अप्रूव करती है या उसको खाली देखती है। इसका सही आंसर है ये केवल देखती है। अप्रूवल नॉन अप्रूवल का काम नहीं करती, वेटिंग कहते हैं इसे, मतलब इंस्पेक्शन करती है कि ये जो स्कीम जो है उसमें अगर पूरे कोई सुधार की जरूरत है तो वो सुधार लाया जा सके, ना कि अप्रूव या डिसअप्रूव। अब ये जो एसएआईडी और एसएआई के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आप सेबी की वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है ये आप देखेंगे कि एम्फी की वेबसाइट में आपको कोई भी नया स्कीम भी जो चालू होने वाला है उसमें भी 2 दिन पहले ही ये अपलोड हो जाता है। बाकी अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में एसआईडी और एसएआई के डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं तो उस रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी आप जाके ये डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक और बात बता दें, ये जो एसआईडी और एसएआई के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसका लीगली आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एसआईडी एसएआई के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें उनको सिग्नेचर देना होता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि सिविट एम्प्टर, इसका मतलब लेट द बायर्स बी अवेयर, कि कोई भी व्यक्ति कल साइन करके ये नहीं कह सकता कि सर इस व्यक्ति ने मुझे जब म्यूचुअल फंड समझाया तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। नहीं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे आपका घर के कागजात अगर आप किसी और को घर बेचते हैं उसके बाद में आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने तो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं तो मेरा घर जो है मुझे वापस दे दो। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन करते हैं आप या जो भी इन्वेस्टर है वो। ये एसएआईडी और एसएआई का जो प्राइमरी पर्पस क्या है इस डॉक्यूमेंट का? इसका प्राइमरी पर्पस है कि जो भी इन्वेस्टर है जो कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, कोई भी ऐसी बात ना रहे जो कि उससे छुपी हो। आइए दोस्तों, हम अब एसआईडी या फिर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका पर्पस जान लें कि कोई भी इन्वेस्टर जो है, जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस स्कीम के बारे में। इसलिए उसके कवर पेज में ही शुरुआती तौर पे स्कीम का नाम जो है वो लिखा जाता है। आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की जितने भी स्कीम्स हैं, उस सब का एक नेमिंग प्रोसीजर होता है, जिससे कि हम ओपन फंड है तो उसमें ओपन फंड जो है म्यूचुअल फंड की स्कीम के नाम में ही मेंशन रहेगा, या फिर इक्विटी रिलेटेड फंड है तो वो जो स्ट्रक्चर है स्कीम का वो भी उसमें मेंशन किया रहेगा नाम में ही। तो इस तरह के नेमेनक्लेचर जो होता है उससे एक स्कीम डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यू फंड ऑफरिंग है या फिर कौन ये कंपनी है जो कि इस तरह का म्यूचुअल फंड चालू करती है, डेट्स और बाकी जितनी भी पर्टिकुलर डिटेल्स होती हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, वो पूरी जानकारी यहाँ पे दी रहती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, हाइलाइट्स, इंट्रोडक्शन, नेम एंड टाइप ऑफ स्कीम हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है कि ये पैसा कहाँ आपका इन्वेस्ट करने जा रही है, कितना परसेंटेज इक्विटी में, कितना परसेंटेज डेप्ट में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, जो कि अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। कुछ लोग ज़्यादा रिस्क लेके काम करते हैं, अपने स्कीम्स को अच्छे रिटर्न्स दिलाते हैं, कुछ लोग कम रिस्क के बाद भी एक अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छे रिटर्न्स दिला पाते हैं। वहीं पे जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या है, बेंचमार्क क्या है, मैनेजर्स कौन है स्कीम के, इन्वेस्टमेंट में उन्होंने अपने आप को कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, साथ ही साथ इस स्कीम का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड किया, क्योंकि कुछ ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं जो कि सालों साल चलते रहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा होगा, तो ये डिटेल भी आपको मिल जाएगी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। यूनिट्स का जो प्राइस है, फीस और एक्सपेंस वो कितना रखते हैं, राइट्स क्या है यूनिट होल्डर के अगर जो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो, पेनल्टी क्या है अगर इन केस कोई वायलेशन होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेगी। इस जो भी इंफॉर्मेशन को मैंने अभी तक बताया उसमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं अब आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु होता है एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स में सभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे कुछ एनआरआईस लोग जो है पर्टिकुलर कंट्रीज के निवेश नहीं कर सकते। तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन है वो मेंशन किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस प्लान में निवेश करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे स्कीम की सूटेबिलिटी देखने के लिए कि क्या ये प्लान आपके लिए सूटेबल है या नहीं, उसके लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर जो होता है एक बिल्कुल आपकी गाड़ी के मीटर जैसा होता है कि लो स्पीड में चल रही है गाड़ी, हाई स्पीड में चल रही है, मीडियम स्पीड में चल रही है, ठीक उसी तरह से रिस्कोमीटर आपके उस प्लान का रिस्क बताता है कि ये प्लान में कितना रिस्क मौजूद है। लो रिस्क है, मॉडरेट है, मॉडरेटली हाई है, या फिर हाई रिस्क है। तो जितना कम जो रिस्क रहेगा उतना कम उसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, वहीं पे जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। वहीं पे जो रिस्क जो इस प्लान में मौजूद है वो क्यों है उसका भी रीजंस यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा। ये मेंशन किया जाएगा कि ये स्कीम का टाइप क्या है, क्या ये क्लोज एंडेड है, बैलेंस्ड है, इनकम इक्विटी फंड है या डेप्ट वाला फंड है। तो जो टाइप है उस स्कीम का वो पर्टिकुलरली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जैसे पर्टिकुलरली जो फिक्स्ड मैच्योरिटी वाले प्लान्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है जो कि सभी इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है और जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो जब मैच होता है तभी एक स्कीम जो है हम कह सकते हैं हाँ इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है।
साथ ही साथ एसेट एलोकेशन, आप जानते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है इक्विटी, डेब्ट और कई जगह इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो किस तरह से अपना एसेट एलोकेशन लेके चलता है कि कितना परसेंटेज डेब्ट में इन्वेस्ट करता है, कितना परसेंटेज इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, उसको हम एसेट एलोकेशन कहेंगे। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि अगर सेबी ने कोई रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं पर्टिकुलर स्कीम में तो वो यहाँ पे मेंशन होंगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी तो दिन भर दिन चेंज हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर स्कीम में शुरुआत में ही बता दिया जाएगा कि एक फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, ताकि कल वो कोई और स्ट्रैटेजी ना यूज करे। साथ ही साथ दोस्तों स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप इसमें यूनिट्स खरीदना चाहते हैं तो आप किसको अप्रोच करें इस यूनिट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको ट्रांजैक्शन में कितना प्राइस देना पड़ेगा, आपका परचेज प्राइस कितना रहेगा, रीपरचेज प्राइस कितना रहेगा, लोड स्ट्रक्चर कितना रहेगा। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं क्योंकि आपका जो दिया हुआ पैसा है वो म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और उसके बीच में आता है फंड मैनेजर का रोल, जो कि अपनी एक्सपर्टीज को अपने लिए यूज करता है ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सके। तो कितना उसमें लोड चार्जेस रहेगा, कुछ परसेंटेज बेसिस में आपको जो है एक अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा। तो वो जो लोड स्ट्रक्चर है ये सब भी स्कीम में पहले ही मेंशन कर दी जाती है ताकि आपको बाद में शौक ना लगे कि कई बार आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड हम लेते हैं और इतने बड़े बड़े चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो उसका कारण ये रहता है कि शायद हमने वो लेते वक्त तो डॉक्यूमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, या अक्सर बहुत सारी चीज़ों को हिडन रखा जाता है क्रेडिट कार्ड्स में। तो ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में ये जो भी चीज़ें हैं, कितना लोड चार्जेस लगेगा, ये सब चीज़ें सामने रहती हैं। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इन्वेस्टमेंट के लिमिट्स बताए जाते हैं कि मिनिमम एक व्यक्ति इस प्लान में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है। ये नहीं कि मिनिमम अकेले बता रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम लिमिट भी बताइए कि पर्टिकुलर इन्वेस्टर है उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो ऐसा नहीं कि सभी पैसा इसमें डाल सकता, नहीं, उसमें भी मैक्सिमम लिमिट है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति कितना इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ मोड्स ऑफ ट्रांसैक्शन, कि किस तरह से इसमें ट्रांसैक्ट करे, किसी इंटरमीडियरी के साथ करे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करे। तो ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसैक्शन जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम में अवेलेबल है वो बताया जाता है। लिक्विडिटी एंड रिडेम्पशन इन स्कीम, ये स्कीम कितना ज़्यादा लिक्विड है कि क्या आप कभी भी अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं इंटरवल फंड्स होते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है हर साल में जहाँ पे आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल अंडर दिस स्कीम, अब बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर हो सकते हैं जिसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर और डायरेक्ट। जैसे कि डिपेंड करता है कि आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में, रेगुलर का मतलब हुआ कि आप जो है किसी ना किसी इंटरमीडियरी के थ्रू प्लान खरीद रहे हैं, किसी ना किसी एजेंट के थ्रू प्लान खरीद रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब हुआ कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से प्लान खरीद रहे हैं। तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि दोस्तों जब हम किसी भी प्लान को किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं तो थोड़ा से जो चार्जेस होते हैं वो हमें ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से हमारा रिटर्न्स पे उसका फ़र्क पड़ता है। अगर कोई प्लान है जो कि डायरेक्ट में आपको 17.5 दे रहा है तो रेगुलर में हो सकता है आपको 17.3 दे रहा हो, और ये जो डिफरेंस है इसी अमाउंट को कमीशन के रूप में हम जैसे एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा। तो ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की रहती हैं। आपको बताया जाता है कि अगर आप डिविडेंड्स है उसको आप पे आउट की तरह लेना चाहते हैं, या डिविडेंड जो अमाउंट है उसको री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि आपको बाद में अच्छा रिटर्न्स मिले। उसके अलावा फीस, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सभी चीज़ें पहले ही मेंशन कर दी जाती है, कोई भी बात को आपसे छुपाया नहीं जाता। स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटीज़ जो आपको इसमें मिलेगी, या फिर अभी स्कीम में आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं तो आपको इस स्कीम से रिलेटेड अगर और जानकारी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे हुआ वो आपको बताया जाएगा कि नया वैल्यू जो है पर्टिकुलर यूनिट की उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके जो रिटर्न्स है आपके में ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे वो तक इसमें मेंशन कर दिया जाता है।
दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट होता है जो कि सभी एएमसीज को फॉलो करना रहता है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लें कि ये सब एक गाइडलाइन है कि इस तरह से सभी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कि सबसे पहले टाइप ऑफ स्कीम बता दें कि ओपन एंडेड स्कीम है, क्लोज एंडेड है, इंटरवल स्कीम है। फिर बता दें कि किस टाइप का फंड है, इक्विटी में निवेश करता है, बैलेंस है, इनकम फंड है, इंडेक्स फंड है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, क्या इस स्कीम से किसी को इनकम मिलने में मदद मिलेगी या एक ग्रोथ टाइप का है जहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पैटर्न कौन सा यूज करते हैं जो फंड मैनेजर, कि मार्केट पोर्टफोलियो उनका किस तरह से ब्रेकअप है, मैक्सिमम वो कितना एलोकेट करते हैं इक्विटी और डेप्ट में। तो ये सब चीजें बताई जाती है। ये भी बताया जाता है ये प्लान शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है या लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब चीजों को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ इशू। अब टर्म्स मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जब किसी भी तरह का ऑफर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में इनको सब चीजें मेंशन की जानी चाहिए कि लिक्विडिटी कितनी है इस पर्टिकुलर प्लान में। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने फिक्स मैच्योरिटी वाला प्लान ले लिया और सोच रहा है कि मैं जब चाहे उसे विड्रॉ कर सकता हूँ। नहीं, फिक्स मैच्योरिटी प्लान में ऐसा विड्रॉ करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली एएमसी को इसे वापस नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से इतना फीस लगेगा, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, क्या क्या गारंटी दी गई है, ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर SAI। ये इंफॉर्मेशन देता है आपको किसी स्कीम के बारे में नहीं, बल्कि ये स्कीम कौन सी कंपनी है, एएमसी या म्यूचुअल फंड जिसने ये स्कीम ऑफर किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। हालांकि SAI के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो SAI का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाना चाहिए। बट अगर आप चाहें तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप जो है SID, SAI और KIM का जो डॉक्यूमेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड का एक बार डाउनलोड करके खुद से भी चेक कर लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हालांकि आप SAI का डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो amphiindia.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको बस ये समझना जरूरी है कि SAI की डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें मौजूद रहती हैं। सबसे पहला होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, कि इसमें कौन को क्या क्या रोल दिया गया है, कि स्पॉन्सर कौन है, एएमसी कौन है, ट्रस्ट कंपनी कौन सी है, कौन है इस म्यूचुअल फंड कंपनी का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ऑडिटर कौन है, फंड अकाउंटेंट कौन है। तो ये सारी चीजें कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हो, हम भी जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका पिछले 3 साल के जितने भी उन्होंने स्कीम्स चालू किए हैं, इस बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या ये सही सच में अपने लिए अच्छा है या नहीं। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे पूरी तरह से एक गाइडेंस दे दिया जाता है कि अगर आप कोई भी स्कीम हमारा लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर, कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि एक इन्वेस्टर जो होता है म्यूचुअल फंड के, उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोजर होने का उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें अगर हम आपको बस बोल दें कि हाँ इन्फॉर्मेशन रहता है, ये कहीं लिखित में नहीं है, तो उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस वजह से यहाँ पे राइट्स आपको पूरी तरह से रिटर्न में मेंशन रहता है कि कल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और एएमसी आपको नहीं दे रही, तो आप दिखा सकते हैं कि सर देखिए SAI में हमारा लिखा हुआ है कि हमारे पास ये राइट्स है कि मैं सारी जानकारी आपसे लूँ। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। बहुत सारी वैल्यूएशन कंपनीज होती हैं जो कि अपने अलग अलग सिक्योरिटीज को अपने वैल्यूएशन करती है, इंडिपेंडेंटली वैल्यूएट करती है। हालांकि कोई भी फंड मैनेजर चाहे तो कहीं पे भी निवेश कर सकता है, एज लॉन्ग एज कि वो जो फंड पोर्टफोलियो के जो एलोकेशंस को अगर वो अच्छे से देख ले। बट अगर ये भी तो हो सकता है कि कोई फंड मैनेजर में ऐसी कंपनीज में आपका पैसा निवेश करे जो कि उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे ये वैल्यूएशन नॉर्म्स की एक म्यूचुअल फंड कंपनी किन कौन वैल्यूएशन नॉर्म्स को फॉलो करती है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले। टैक्स, लीगल, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें दे देती है आपको कि किस तरह से अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी नॉमिनी को किस तरह से ये पैसे दे दिए जाएंगे, किस तरह से आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर ग्रीवेंस, कि अगर मान लेते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से या उसके ब्रोकर से, तो
किस तरह से वो अप्रोच करे, ये ग्रीवेंस प्रोसीजर तक कंपलसरी है मेंशन करना। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं KIM में या फिर की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। हालांकि कोई भी इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है उसको सभी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स SID हो या SAI हो इसे पढ़ लेना चाहिए। बट अक्सर ये डॉक्यूमेंट्स इतने सारे होते हैं कि बहुत बल्कि होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ इसे कॉपी में देना। इस वजह से की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का यहाँ पे रोल आ जाता है, जो कि एक कंप्लीटली इस पूरे चीज़ों का SID और SAI का समरी एक अच्छे फॉर्मेट में आपको देता है, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप उसे पढ़ेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये स्कीम क्या आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। उपयुक्त का मतलब होता है कि सूटेबल है या नहीं, ताकि आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये KIM डॉक्यूमेंट आप पढ़ लें। इसी वजह से रेगुलेशन भी यही कहती है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब बेचा जा रहा हो तो उसके साथ KIM डॉक्यूमेंट जरूर हो। KIM मतलब की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, मतलब बेसिक एक समरी। अब इसमें यही सब चीज़ें मेंशन की जाएंगी जो कि SID और SAI में मेंशन होती हैं, कि नेम क्या है AMC का, म्यूचुअल फंड है तो ट्रस्टी कौन है, फंड मैनेजर कौन है, डेट्स कब हैं इसके इशू होने के, क्लोजिंग डेट क्या है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट का एलोकेशन किस तरह से होगा, कितना रिस्की है इसमें इन्वेस्ट करना। वहीं पे बेंचमार्क इंडेक्स, अगर कोई निफ्टी रिलेटेड वाला म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स फंड है तो कौन से बेंचमार्क को वो देखेगा। तो इस तरह के एक्सपेंस रेशियोज क्या है, ये सभी डिटेल्स जो है को यहाँ पे मिल जाएंगे एक समराइज फॉर्म में, जिसे आप पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट आता है एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप भी जानते हैं कई बार आपको आपकी किताबों में अगर कोई अपडेट आता है तो पूरी किताबों को वापस नहीं छापा जाता, कुछ जो एडिशनल चेंजेस होते हैं, जो करेक्शंस होते हैं या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको एडेंडम के नाम पे एक किताब में अटैच कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से SID SAI KIM में पीरियोडिकल अपडेशंस होते रहते हैं। मार्केट चेंज होता है तो उससे रिलेटेड कोई जो चेंजेस हैं उसको अपडेट करना कंपलसरी होता है। तो अगर कोई भी स्कीम डॉक्यूमेंट के साथ अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो उसमें KIM के साथ ये जो एडेंडम वाला पेज है वो भी कंपलसरीली सभी इन्वेस्टर को देना रहता है। SID हो SAI हो या KIM, इसको हर साल अपडेट किया जाना चाहिए। इन केस अगर कोई चेंजेस आते हैं SID में तो उसको एक पीस ऑफ एडेंडम के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक चेंज आ रहा है कोई चार्ज स्ट्रक्चर में, जिसको बाद में कोई नया चार्ज स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ये दोनों ही एडेंडम को ऐड करने की जरूरत नहीं है। केवल जो लेटेस्ट एडेंडम है जो डिस्क्लोज कर रहा है लेटेस्ट पोजीशन, वो अकेले बताना भी काफ़ी होता है। वहीं पे ये जो जानकारी है इसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाना चाहिए, जो कि नेशन वाइड सर्कुलेशन है जिसका, और साथ ही साथ उस न्यूज़पेपर में उस लैंग्वेज में ये पब्लिश होना चाहिए जहाँ पे इस म्यूचुअल फंड कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। ये जो भी चेंजेस होते हैं SID SAI या KIM में, ये सभी चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है या डिस्क्लोजर होती है जिसको सभी को पता होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसके मन में दो सवाल होते हैं। एक कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका करंट वैल्यू कितना है, दूसरा कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस स्कीम ने कहाँ कहाँ अपने पैसे निवेश कर रखे हैं। करंट वैल्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट का पता करना बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुए हैं जब आपने ये परचेस किया, उसको आप अगर आज की करंट नैव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। और इस तरह से आप जानते हैं कि रेगुलरली ये जो नैव की जो वैल्यू अपडेट होती है, तो ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। डिस्क्लोजर ऑफ डेली नैव कहते हैं इसे। सभी स्कीम की जो नैव वैल्यू होती है वो सभी बिजनेस डे के एंड में अपने आप पब्लिश की जाती है, AMC की वेबसाइट में भी और जो एम्फी इंडिया की वेबसाइट में भी। अगर कोई फंड ओपन एंडेड स्कीम है तो उसके लिए मैंडेटरी होता है कि सभी बिजनेस डेज में जो है इस स्कीम की जो भी नैव यूनिट की वैल्यू है उसे डिस्क्लोज किया जाए। वहीं पे अगर कोई क्लोज एंडेड फंड है तो उसको ये नैव यूनिट एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक पब्लिश करना होता है।
अब इस तरह से जब डाटा हम जैसे इन्वेस्टर को देखने को मिलता है कि पिछले वीक में कितना था नैब यूनिट का वैल्यू, उससे पिछले वीक में क्या था, तो हम एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने को मिलता है कि किस तरह से एक नैब यूनिट की वैल्यू ग्रो हो रही है। तो इससे हमें परफॉर्मेंस पता चल जाता है कि एक फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो। आप जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो सेम नहीं रहता। भले ही सेबी ने अपनी गाइडलाइन दी है कि एक पर्टिकुलर फंड का जो है इतना तक में एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, ये डेली बेसिस में चेंज हो सकता है कि कितना एक्सपेंस लगा, तो ये सब चीज़ें भी डिस्क्लोज की जाती है। वहीं पे स्कीम वाइज डैशबोर्ड ऑन म्यूचुअल फंड वेबसाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी कंपनी की म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं उस वेबसाइट में जाएंगे, उस कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे सभी चीज़ें आपके होल्डिंग के बारे में सभी इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी कि स्कीम का क्या नाम है, किस कैटेगरी में आता है, कौन सा टाइप का है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, कौन है उसका फंड मैनेजर, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, उसका एक्सिट लोड कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक पूरे एक छोटे से फॉर्म में मिल जाएगी, जिसे पढ़ना काफ़ी अच्छे आसान होता है। वहीं पे पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, आप जानते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो डेली बेसिस में तो नहीं बताएगा आपको कि उसने कहाँ से कहाँ स्विच किया आपके पैसों को या फिर कहाँ पे निवेश किया। उसका कारण यही है कि इसे शायद कोई चाहे तो कॉपी भी कर सकता है, कोई दूसरा फंड मैनेजर कॉपी कर ले, अच्छा इसने यहाँ पे निवेश किया तो मैं भी उसे निवेश वहां पे करूंगा। तो डेली बेसिस में कहाँ पे पैसा निवेश किया है उसे अपडेट करना मुश्किल होता है। इस वजह से हाफ ईयरली बेसिस में सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज को डिस्क्लोज करना रहता है कि उनके पोर्टफोलियो में अभी कौन कौन से कंपनीज में इन्होंने अपने पैसों को डाला हुआ है। ये एएमसी की वेबसाइट पे नहीं बल्कि एमसी की वेबसाइट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो होते हैं एएमसीज के भी डिक्लेयर होते हैं, जिसे हर हाफ ईयरली बेसिस में ना केवल जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको अगर उन्होंने अपना मेल रजिस्टर किया है तो उनके ईमेल में आएगा, नहीं तो एएमसी या एमफी की वेबसाइट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। वहीं पे एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं जो कि ईयरली बेसिस में होते हैं। तो आपको समझना बस इतना है कि पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर और फाइनेंशियल रिजल्ट जो होते हैं वो हर हाफ ईयरली बेसिस में निकलते हैं। वहीं पे जो एनुअल रिपोर्ट्स और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं वो एनुअल बेसिस में निकलते हैं। दोस्तों, आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो पढ़ लिया, एक नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भी होता है जिसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उससे पहले एक ब्रोशर आपको दे दिया जाता है। तो ब्रोशर में आपको क्या पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है? नहीं, बट आपको रहता है इतना इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए एक यूजफुल डिसीजन लेने के लिए काफ़ी है। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो आपको शुरुआत में ही एसआईडी एसएआई ये सब चीजें डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। ये सब देंगे आपको जब आपने म्यूचुअल फंड ऑलरेडी परचेज कर लिया तो। उससे पहले वो आपको देंगे फंड फैक्ट शीट। अभी जो फैक्ट शीट होती है, हालांकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये इंडस्ट्री के एक स्टैंडर्ड्स हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो सभी लोग अपने हर स्कीम्स के लिए एक मंथली बेसिस में फैक्ट शीट रिलीज करते हैं। काफी पॉपुलर है, लोग ये म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट को पढ़ के बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो इसे पढ़ती हैं, जो फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इसके ऊपर पढ़ते हैं, रिसर्च और मीडिया, ये सभी चीज़ों के पास जो एक्सेस सबसे आसानी से जो मिलता है वो है फंड फैक्ट शीट, जिसे पढ़ के वो पता कर सकते हैं कि कोई भी फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस फंड फैक्ट शीट में सारी चीजें मेंशन रहती हैं उस स्कीम के बारे में कि कब ये स्कीम की शुरुआत हुई, उसको कहते हैं इंसेप्शन डेट। वहीं पे कॉर्पस कितना है, एयूएम कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, की कितने लोगों का पैसा या फिर कितना टोटल अमाउंट इस फंड या स्कीम ने अपने पास रखा हुआ है, उसकी करंट नैव वैल्यू कितनी है, बेंचमार्क एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंड स्टाइल मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट का फंड्स को संभालने का तरीका कैसा है, कौन सा टाइप का इन्वेस्टर स्टाइल को वो अपनाता है ताकि अच्छे से अच्छा रिटर्न दिला सके। वहीं पे बेंचमार्क रिटर्न्स जो होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि निफ्टी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि निफ्टी ने इतना परफॉर्म किया तो हमने कितना परफॉर्म किया, तो इस तरह के कंपैरिजंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप देखें कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये कहीं ना कहीं से आपका प्रमोशन वाला डॉक्यूमेंट है कि आप अपने आप को जो है बाकी कंपनी से अच्छा बता रहे हैं, इस वजह से उसके एडवर्टाइजिंग कोड जो सेबी ने बताया है वो सबको यहाँ पे फॉलो करना रहता है, और सभी तरह के डिस्क्लोजर जो कि सेबी चाहती है वो सभी डिस्क्लोज करना कंपलसरी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ये एक प्रमोशनल मटेरियल है।
अब देखा जाए तो ये जो फंड फैक्ट शीट होता है उसमें सभी चीजें डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है कि कितनी कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है सबको डिस्क्लोज नहीं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी केवल 10 टॉप होल्डिंग्स जो हैं उसको डिस्क्लोज कर देती हैं। कुछ हैं जो कि सेक्टर वाइज एलोकेशन बता देती है, ये नहीं बताती कि कौन से पर्टिकुलर कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने बोला कि अच्छा मैंने फार्मास्यूटिकल्स में इतना परसेंटेज किया है, और जो बाकी कंपनीज हैं टाटा की जैसे मोटर्स की कंपनी है तो उसमें हमने इतना किया है। तो इस तरह से वो अपना एक डाइवर्सिफिकेशन बता देते हैं कि इतना इतना है। साथ ही साथ ये कंपलसरी होता है कि पी रेशियो बताना कि कितना एक्सपेंस लगेगा आपको, रिस्क कितना है उस पर्टिकुलर स्कीम में। तो ये सब चीज़ें जो है आपको काफ़ी मदद देती है कि कोई स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। साथ ही साथ मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना इस पैसे को आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये डिटेल्स भी आपको मिल जाती हैं। दोस्तों अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। विच डॉक्यूमेंट्स डज दिस लाइन रेफर टू? ये लाइन जो है कहाँ लिखा होगा? ए, scheme information document and audited balance sheet of the asset management company. B, trust deed and key information memorandum. C, statement of additional information and fund fact sheet. D, scheme information document and scheme additional information. तो कौन कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से? बिल्कुल करेक्ट, एसआईडी। जो एसआईडी है और जो एसएआई है, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्लीज़ रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली ये मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन? इनमें से बताई हुई कौन सी चीज़ जो है एसआईडी और एसआईए के संबंध में करेक्ट है? ए, the two documents are prepared in the format prescribed by the Association of Mutual Funds in India as part of AMFI Code of Conduct. कि B, the two documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Funds in India as part of AMFI's Best Practice Circular. C, these two documents are prepared in the format prescribed by Securities and Exchange Board of India. D, each asset management company is free to prepare these documents in any format they desire. अब इनमें से कौन डिसाइड करता है कि एसआईडी और एसएआई का फॉर्मेट कैसा होगा? एम्फी डिसाइड करती है, सेबी करती है, या कोई भी कंपनी खुद से डिसाइड कर सकती है? आपको पता होगा हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि सेबी जो है एक फॉर्मेट देती है जिसे एसआईडी और एसएआई जो भी कंपनी बनाना चाहती है उसे फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, how often should the key information memorandum be updated? किम को कब तक कितने बार आप अपडेट कर सकते हैं, ये सवाल है। ए, एटलीस्ट वंस अ मंथ। बी, एटलीस्ट वंस एवरी 6 months। सी, एटलीस्ट वंस अ ईयर। डी, इट नीड नॉट बी अपडेटेड आफ्टर इट इज इशूड वंस। मैंने आपको बताया था ये डॉक्यूमेंट हर साल अपडेट किया जाता है, एटलीस्ट वंस अ ईयर। नेक्स्ट आता है, एज पर सेबी गाइडलाइंस हाउ ऑफन शुड द म्यूचुअल फंड स्कीम पोर्टफोलियो बी पब्लिश्ड? सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम का जो पोर्टफोलियो होता है, कहाँ कहाँ इसने अपने पैसे निवेश किए हैं, ये कब कब पब्लिश किया जाना चाहिए? ए, मंथली। बी, हाफ ईयरली। सी, एनुअली। डी, नेवर। इसका करेक्ट आंसर है हाफ ईयरली। मैंने आपको बताया था कि जो भी स्कीम की पोर्टफोलियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको हाफ ईयरली बेसिस में इनको पब्लिश करना होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टैट्यूटरी को, आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं कि कंपलसरी इसका मीनिंग होता है। ऑप्शंस दिए हैं, ए, फंड फैक्ट शीट। बी, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। डी, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपको याद होगा एसआईडी हो, एसआईए हो या फिर केआईएम हो, ये सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। वहीं पे एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको सबसे लास्ट में डिस्कस किया था जो कि नॉन मैंडेटरी है, ये बेसिकली प्रमोशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसका करेक्ट आंसर है ए, फंड फैक्ट शीट।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको चैप्टर 5 समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में से मेंशन कीजिए। इससे यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और ये वीडियो सच में यूज़फुल है, जिससे कि ये वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है।